यस सर। इससे पहले हमने हार्मोन्स रिसेप्टर्स की बात की थी। जैसे ही एक हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ता है तो तीन तरह के इंटरेक्शंस हो सकते हैं, जिसमें पहला कार्य था कि रिसेप्टर खुद एक आयन चैनल की तरह कार्य करे या फंक्शन करे। सेकंड था कि ये कार्य जो फंक्शन है ये खुद रिसेप्टर नहीं करके जी प्रोटीन्स के थ्रू करे। तो यहाँ तक हमने बात कर दी थी। तो थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है एंजाइम लिंक्ड इंटरेक्शंस। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होने के बाद खुद डायरेक्टली एंजाइम्स की तरह कार्य करते हैं, या वो रिसेप्टर्स अपने उनके साथ में दूसरे एंजाइम्स जुड़े होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि मेम्ब्रेन से सिर्फ एक बार ही पास होती हैं या एक ही सेगमेंट या खंड की बनी होती हैं, जबकि दूसरे रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि जी प्रोटीन के, जिसमें 7 सेगमेंट्स होते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखा था कि ये 7 सेगमेंट्स हैं रिसेप्टर के। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के 7 सेगमेंट्स नहीं होते हैं। एंजाइम लिंक जो रिसेप्टर्स हैं उनकी हार्मोन बाइंडिंग साइट नेचुरली सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, क्योंकि हार्मोन अंदर नहीं आ सकता। और इनकी जो कैटालाइटिक और एंजाइम बाइंडिंग साइट होती है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में होती है। जब हार्मोन रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर या बाहरी भाग से जुड़ता है तो ये इमीडिएटली जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देता है और कभी कभी इनएक्टिवेट कर देता है। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, उनके अंदर पहले बता दिया कि खुद में ही रिसेप्टर में एंजाइम एक्टिविटी होती है। कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि पास वाले एंजाइम्स साथ में जुड़े हुए एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं एक्टिवेट करने के लिए। इन एंजाइम्स के एक्टिवेट होने से सेल फंक्शन में चेंजेस होते हैं। इसका एक एग्जांपल है लेप्टिन रिसेप्टर। लेप्टिन एक हार्मोन है जो कि फैट सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर्स एंड एक्टिवेशन ऑफ जीन्स। जैसे कि मैंने बताया था कि जो रिसेप्टर्स की लोकेशन के हिसाब से 3 प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, और जो अभी 3 अपन ने इंटरेक्शंस पढ़े हैं ये सरफेस रिसेप्टर्स या जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की बात की थी। सेकंड टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, और थर्ड टाइप के होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कई हार्मोन्स जैसे कि एड्रिनल और गोनाडोल स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स होते हैं, रेटिनाइड हार्मोन्स जो कि आईज़ में निकलते हैं, और विटामिन डी, ये प्रोटीन रिसेप्टर से जुड़ते हैं जो कि सेल के अंदर होती है, सेल मेम्ब्रेन पर नहीं होती। ये जो हार्मोन्स हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन से आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं और जो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में रिसेप्टर्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं। ये जो एक्टिवेटेड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है ये डीएनए की स्पेसिफिक रेगुलेटरी सीक्वेंस से बाइंड होता है।
आपको ध्यान होगा डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह या रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके लिए डीएनए की जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उससे पहले कुछ डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं जहाँ पर वो एंजाइम जुड़ता है। इनको प्रोमोटर सीक्वेंसेस कहते हैं। यहाँ पर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जुड़ता है, उसको कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट HRE। और इस हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट से हार्मोन रिसेप्टर के जुड़ने से या तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, या नहीं होता है। दोनों ही काम हो सकते हैं, जिससे कि मैसेंजर आरएनए बनेगा या नहीं बनेगा। इससे कि कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में और कुछ दिनों में जब हार्मोन सेल के अंदर आता है तो नई बनी हुई प्रोटीन्स सेल में दिखाई देती हैं, जो कि सेलुलर फंक्शंस को प्रभावित करती हैं। अब इसमें जो थायराइड हार्मोन के फंक्शंस के लिए जो आपने कहा है कि मंथ्स लगते हैं, ये इसके लिए है। दूसरे हार्मोन हैं जैसे कि एड्रीनल हार्मोन है या गोनेडल हार्मोन है, इनका काम कुछ घंटों या कुछ दिनों में हो जाता है, काफ़ी दिन नहीं लगते हैं। मैनी डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर आइडेंटिकल कई टिश्यूज़ में एक जैसे इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं। एक जैसे हार्मोन रिसेप्टर होने से अगर वो हार्मोन आता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, परंतु जो इसके अंदर जो जीन्स हैं जो कि ये रिसेप्टर्स रेगुलेट करते हैं वो टिश्यूज़ में डिफरेंट होती हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कैन एक्टिवेट ए जीन रिस्पॉन्स ओनली। जीन रिस्पॉन्स को तभी एक्टिवेट करेगा जब उस सेल के अंदर जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगी। अकेला रिसेप्टर हार्मोन से काम नहीं होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है इस प्रकार के इंटरेक्शंस के लिए। अब इसमें सेकंड पार्ट आता है, सेकंड मैसेंजर मैकेनिज़्म फॉर इन मीडिएटिंग इंट्रासेलुलर हार्मोन फंक्शंस। अब ये क्वेश्चन छोटा बनता है, व्हाट इज़ सेकंड मैसेंजर। अगर सेकंड मैसेंजर की बात करें तो कोई फर्स्ट मैसेंजर भी होगा। तो फर्स्ट मैसेंजर है हार्मोन खुद, और सेकंड मैसेंजर की बात अभी करते हैं। हार्मोन्स कई प्रकार के मीन से या रास्तों से अपना इंट्रासेलुलर एक्शंस करता है, जिसकी जो करने के लिए सेकंड मैसेंजर को निर्माण को या फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। एक सेकंड मैसेंजर है साइक्लिक एएमपी, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट होता है, बट ये साइक्लिक होता है। साइक्लिक क्या होता है ये बाद में बताएंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये जो साइक्लिक एएमपी है ये जो हार्मोन के सब्सिक्वेंट इंट्रासेलुलर इफ़ेक्ट्स हैं जो अपने पहले पढ़ लिए इफ़ेक्ट्स के बारे में, उनको ये स्टिमुलेट करता है साइक्लिक एएमपी। हार्मोन का रोल सिर्फ इतना है कि वो इस सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट कर दे, और बाकी का काम जो सारा है जो हार्मोन का वो साइक्लिक एएमपी आगे करे। तो हार्मोन का डायरेक्ट इफेक्ट है सेल पे, वो एक्टिवेट सिंगल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर, और जो सेकंड मैसेंजर है बाकी सारे कार्य करता है। साइक्लिक एएमपी अकेला सेकंड मैसेंजर नहीं है जो कि हार्मोन्स के द्वारा उपयोग में लिया जाता है या यूज़ किया जाता है। दूसरे दो और कैल्शियम आयंस और फॉस्फोलिपिड भी सेकंड मैसेंजर का कार्य करते हैं। ये है एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये है साइक्लिक एएमपी। यहाँ पर देखेंगे आप ये साइकिल बन गया है, ये बंद हो गया है एडेनाइल साइक्लेज के द्वारा। ये एएमपी है और इसमें से डाइफॉस्फेट निकल गया है और ये एएमपी बन गया। अब ये टेबल बताया हुआ है जिसमें कौन से हार्मोन साइक्लिक एएमपी का इस्तेमाल करते हैं। ACTH
एंजियोस्टेंसिन सेकेंड, कैल्सिटोनिन, कैटेकोलामीन जिसमें आते हैं एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्लूकागोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, सेक्रेटिन, सोमेटोस्टेटिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वासोप्रेसिन। ये सारे हार्मोन्स साइक्लिक एएमपी का यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। अब इस टेबल में बता दिया है कि कौन कौन से हार्मोन एडिनाइलाइल साइक्लेज, ये जो नाम है एडिनाइल साइक्लेज भी को लिखते हैं, एक्चुअल में इसका नाम एडिनाइलाइल साइक्लेज है। ये मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं, इसको भी डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है कि जो एडिनाइलाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है, इसमें जो हार्मोन बाइंड होता है रिसेप्टर से, ये रिसेप्टर के साथ में जो जी प्रोटीन को स्टिमुलेट कर देता है और ये जी प्रोटीन स्टिमुलेट करती है एडिनाइलाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी सिस्टम को। इसलिए इस जी प्रोटीन को एस फॉर स्टिमुलेटरी जीएस प्रोटीन कहेंगे। जब एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम स्टिमुलेट हो जाता है, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, जीएस प्रोटीन के द्वारा ये कैटालाइज करता है ये एंजाइम साइक्लेज किसके कन्वर्जन को, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। ये जो साइक्लिक एएमपी बनता है ये आगे एक्टिवेट करता है साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम को। ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम बाद में दूसरे एंजाइम्स को फॉस्फोराइलेट करता है, जिससे कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं सेल में। ये इस प्रकार से बायोकेमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर करता है, शुरुआत करता है, जिससे कि अल्टीमेटली सेल का रिस्पॉन्स होता है हार्मोन के प्रति। अब सभी टिश्यूज़ का हार्मोन के प्रति अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो हार्मोन का फंक्शन क्या है। जब साइक्लिक एएमपी सेल में बन जाता है तो ये एक्टिवेट करता है कैस्केड ऑफ एंजाइम्स। मैंने पहले ही बताया था कैस्केड का अर्थ होता है एक के बाद एक क्रमानुसार। फर्स्ट एंजाइम एक्टिवेट होता है, ये सेकेंड एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ऐसे ही थर्ड फोर्थ। इस मैकेनिज़्म की इम्पोर्टेंस ये है कि सिर्फ एडिनाइल साइक्लेज के कुछ मॉलिक्यूल्स ही एक्टिवेट होते हैं, जो कि आगे दूसरे एंजाइम्स की क्वांटिटी को और अधिक बढ़ाते जाते हैं। तो कैस्केड के अंदर जैसे एंजाइम्स की जो अमाउंट है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हार्मोन की थोड़ी सी मात्रा भी एक पावरफुल फोर्स की तरह कार्य करती है पूरे सेल में। अगर हार्मोन की बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ में इनहिबिटरी हो तो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, जिससे कि साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा, जिससे कि सेल के अंदर इनहिबिटरी एक्शन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो हार्मोन रिसेप्टर इनहिबिटरी या स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन से जुड़ता है या इनहिबिटरी से जुड़ता है, जिससे कि साइक्लिक एएमपी की जो कंसंट्रेशन है या मात्रा है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। और जो सेल के अंदर प्रोटीन्स का मेन रोल है वो फॉस्फोराइलेशन से होता है। फॉस्फोराइलेशन के लिए एंजाइम एक्टिव चाहिए। अगर एंजाइम इनएक्टिव है तो एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे, फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा और सेल रिस्पॉन्स नहीं दिखाई देगा। जो स्पेसिफिक एक्शन है जो साइक्लिक एएमपी का प्रत्येक टारगेट सेल में डिपेंड करता है इंट्रासेलुलर मशीनरी के नेचर के ऊपर। कुछ सेल्स में एंजाइम्स का सिर्फ एक ही सेट होता है, कुछ सेल्स में अधिक एंजाइम्स होते हैं। तो टारगेट सेल्स में डिफरेंट फंक्शंस एलिसिट होते हैं या शुरू होते हैं, जिससे कि स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर केमिकल्स बनते हैं, या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है, या सेल्स में सिक्रीशन होता है, या सेल्स की
परमेबिलिटी या पारगम्यता परिवर्तित होती है। थायराइड सेल को जब साइक्लिक एएमपी के द्वारा स्टिमुलेट होता है तो ये मेटाबॉलिक हार्मोन थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन का निर्माण करता है, और यही जो सेम साइक्लिक एएमपी है ये एड्रिनल कोर्टेक्स के सेल के अंदर ये एड्रिनल कोर्टिकल स्टेरॉयड हार्मोन्स का निर्माण करता है। और रीनल टिब्यूल्स, किडनी के जो रीनल टिब्यूल्स होते हैं, नलिकाएं होती हैं, उनके एपिथेलियल सेल्स में यही साइक्लिक एएमपी वाटर के प्रति परमेबिलिटी को परिवर्तित कर देता है, जिससे कि वाटर का अब्सॉर्प्शन कितना होगा वो निर्भर करता है। तो यही साइक्लिक एएमपी कई तरह के रोल्स सेल्स के अंदर करता है, डिपेंड करता है सेल कौन सा है, मशीनरी कौन सी है। ये एक एग्जांपल बताया हुआ है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है, यहाँ हार्मोन बाइंड होता है। इसके साथ में ये जो जी प्रोटीन थी, ये इसके बाद में पहले मैकेनिज़्म बता चुका हूँ कि अल्फ़ा सब यूनिट अलग हो जाती है जीटीपी के जुड़ने से। ये जो एंजाइम उस डायग्राम में था वो था एडिनाइलाइल साइक्लेज। ये एंजाइम एटीपी से साइक्लिक एएमपी को बना देता है, और ये साइक्लिक एएमपी इनएक्टिव साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिव साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद बहुत सारी प्रोटीन्स आगे फॉस्फोराइलेट होती रहती हैं, और जिससे कि सेल रिस्पॉन्स होता है। सेकेंड मैसेंजर सिस्टम जो आता है साइक्लिक एएमपी के बाद है वो है कुछ हार्मोन्स ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि एंजाइम फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करते हैं। ये फॉस्फोलाइपेज सी कहाँ पाया जाता है? ये रिसेप्टर की प्रोजेक्शन में पाया जाता है। ये फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम क्या करता है? जो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड होते हैं उसके ब्रेकडाउन को कैटालाइज करता है। कौन से सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोटेडाइल इनोसिटोल बाईफॉस्फेट, ये सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है। इसको ये परिवर्तित कर देता है दो डिफरेंट सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्ट्स में। कौन कौन से? इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाई एसाइल ग्लिसरॉल। जो इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है ये कैल्शियम आयंस को मोबिलाइज करता है माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये कैल्शियम आयंस खुद अपने आप में सेकेंड मैसेंजर का काम करते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन या सेल की सेक्रीशन में चेंजेस। दूसरा इसमें बनता जो है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये भी एक सेकेंड मैसेंजर है। ये एक्टिवेट करता है एंजाइम प्रोटीन काइनेज को, जो कि आगे जाके लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है, जिससे कि सेल रिस्पॉन्स होता है। ये है इसकी डायग्राम। ये पेप्टाइड हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ा, रिसेप्टर से जी प्रोटीन एक्टिवेट हुई, फॉस्फोलाइपेज सी बना, फॉस्फोलाइपेज सी ने फॉस्फेटाइल इनोसिटोल डाईफॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में, डो डाईएसाइल ग्लिसरॉल में। साइटोप्लाज्म में जाके इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिव प्रोटीन काइनेज, जैसा कि साइक्लिक एएमपी का रोल था, आगे सेम फंक्शन है। कुछ फंक्शन इसमें चेंज ये है कि इनोसिटोल जो ट्राइफॉस्फेट है ये कैल्शियम आयंस को रिलीज़ करता है, जिससे कि सेल रिस्पॉन्स होता है। ये इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट का और डाईएसाइल ग्लिसरॉल का जो है ये फंक्शन अलग है। ये साइक्लिक एएमपी की तरह ही है, जिसमें प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन कैस्केड में होता है और जिससे कि सेल रिस्पॉन्स होता है। थर्ड जो है वो है कैल्शियम कैल्मोनिन सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। ये है तब ऑपरेट होता है जब सेल के अंदर कैल्शियम आयंस एंट्री करते हैं। कैल्शियम की एंट्री कैसे हो सकती है?
जब कैल्शियम चैनल्स खुले हों तब कैल्शियम अंदर आता है, या कोई हार्मोन मेम्ब्रेन रिसेप्टर से जुड़ जाएं, एक्टिवेट हो जाएं, जिससे कि कैल्शियम चैनल्स खुल जाएं। इसका अर्थ है ये है कि दो तरीक़ों से कैल्शियम सेल के अंदर आता है। सेल के अंदर आने से कैल्शियम आयन बाइंड करता है, एक प्रोटीन होती है कैल्मोडोलिन। इस प्रोटीन के में 4 बाइंडिंग साइट होती है कैल्शियम के लिए, और जब ये 3 या 4 साइट्स बाउंड हो जाती हैं कैल्शियम से, तो ये कैल्मोडोलिन जो प्रोटीन होती है अपनी शेप चेंज करती है और ये इनिशिएट करती है सेल के अंदर मल्टीपल इफ़ेक्ट्स। मल्टीपल इफ़ेक्ट्स में आता है एक्टिवेशन या इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन काइनेसिस। वही जो पहले अपने बातें कर रहे आ रहे हैं साइक्लिक एमपी के टाइम में, प्रोटीन काइनेसिस जो है मेन रोल है। एक्टिवेशन ऑफ कैल्मोडोलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस काजेज बाया phosphorylation, activation और inhibition of proteins involved in the cell response to the hormone। एग्जाम्पल के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन है कैल्मोडोलिन का, मायोसिन काइनेज। ये इसको एक्टिवेट करने का, ये डायरेक्टली एक्ट करता है स्मूथ मसल्स के मायोसिन को, और जिससे कि स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये कंसंट्रेशन बताई हुई है कि कितनी होनी चाहिए कैल्शियम की इस कार्य के लिए। अब ऐसे हार्मोन्स की बात करेंगे, लास्ट स्लाइड है जिसमें जो कि जेनेटिक मशीनरी के ऊपर एक्शन करती है या एक्ट करती है। दूसरा मीन्स या रास्ते या हैं जिसमें कि हार्मोन स्पेसिफिकली के एक्ट करते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली बात करें स्टेरॉयड हार्मोन्स जो कि सिक्रीट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओवरीज और टेस्टिस से। इनका कार्य होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द टारगेट सेल्स। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, सभी प्रकार के आरएनए होने चाहिए, तभी प्रोटीन्स बनेगी। ये जो प्रोटीन्स बनती हैं तब काम करती हैं एंजाइम्स का, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का, जिससे कि दूसरे फंक्शंस सेल के होते हैं। अब इन हार्मोन्स के कार्य करने की सीक्वेंस क्या है? जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होकर या विसरित होकर साइटोप्लाज्म में आते हैं। यहाँ पर ये रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। ये रिसेप्टर प्रोटीन और एंजाइम हार्मोन ये बाइंड होते हैं डीएनए के स्पेसिफिक पॉइंट से, जो कि क्रोमोसोम्स में होता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एक्टिवेट होता है और स्पेसिफिक जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है। ये मैसेंजर आरएनए रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन के साथ में डिफ्यूज़ होकर न्यूक्लियस में आता है और ये कम्बिनेशन जाता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है राइबोसोम से और न्यू प्रोटीन बनती हैं। एक एग्जांपल के लिए एल्डोस्टेरोन जो कि एक हार्मोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये साइटोप्लाज्म में एंटर करता है रीनल ट्यूबुलर सेल्स में। यहाँ पर स्पेसिफिक एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर प्रोटीन होती है। इन सेल्स के अंदर जो पहले इवेंट्स हुए थे वही होते हैं। 45 मिनट्स के बाद प्रोटीन्स जो हैं वो नई प्रोटीन्स रीनल ट्यूबुलर सेल्स में दिखाई देती हैं, जो कि सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन या पुनः एब्सॉर्प्शन को प्रेरित करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं ट्यूब्यूल से, और पोटाशियम के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं ट्यूब्यूल्स में। जो फुल एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, इसका अर्थ है कि डिले है 45 मिनट्स या कुछ घंटों या कुछ दिनों तक। ये इसका कॉन्ट्रास्ट है किसके साथ में? पेप्टाइड हार्मोन्स
और जो दूसरे अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स जैसे कि वासोप्रेसिन और नोरेपिनेफ्रिन। स्टेरॉयड हार्मोन्स एक्शन में ज़्यादा समय लेते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स एक्शन में कम समय लेते हैं। थैंक्स।